हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK साइंस क्लास पर। तो मेरे बच्चों, तो आज हम सेशन लेकर आए हैं टेट पेपर 2 का साइंस वाला पोर्शन जो रहेगा उसके लिए सेशन रहेगा। तो क्वेश्चंस रहेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर सारे क्वेश्चंस हम लेकर आ रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सप्लेन आपको किया जाएगा। तो जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है। राशि का मतलब क्या होता है बच्चा? आपका फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो होती है, फंडामेंटल यूनिट जो है इनमें से कौन सी नहीं है? जो तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ताप मतलब टेम्परेचर, दाब मतलब प्रेशर, या विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है मेरे दोस्तों, जो आपका दाब होता है, क्या होता है? प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो है ये आपकी कैसी राशि है? ये आपकी मूल राशि नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। ये कैसी होती है दोस्तों? ये होती है पन्न राशि। यह है पन्न राशि है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट। कैसी यूनिट है मेरे दोस्त? ये एक व्युत्पन्न राशि होती है। बाकी की ज्योति तीव्रता, ये भी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, मूल राशि है। ये भी मूल राशि, और ये क्या होती है? मूल राशि होती है। यदि मैं ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट की बात करूं तो बच्चा क्या होता है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्या होता है मेरा बच्चा? कैंडेला। क्या होता है? एसआई यूनिट सीडी से नोट करते हैं। और मेरे बच्चों, इसका जो टेम्परेचर तापमान का होता है वो होता है केल्विन। के से नोट करते हैं, केल्विन होता है। ठीक है जी, के से नोट किया जाता है। और विद्युत धारा जो होता है इसका होता है एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, और कैपिटल ए से किया जाता है भाई। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है भाई। कुल राशियां वे राशियां होती हैं जो मेरे दोस्तों किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। ड्राइव यूनिट्स या सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है भाई। कोई वस्तु आपने ऊपर फेंकी है, त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कोई वस्तु फेंकी जा रही है, एक्सेलरेशन क्या होगा? धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या होगा? पॉजिटिव होगा, या फिर आपका नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन, या फिर आपका शून्य होगा। इनमें से नहीं का ध्यान रखना है। यदि ऊपर कोई चीज फेंकी जा रही है तो वस्तु का जो एक्सेलरेशन होगा, वही एक्सेलरेशन क्या होगा? घटेगा। सीधी सी बात है। पृथ्वी सतह से ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी मेरे बच्चा सीधी सी बात से कम होती चली जाती है। एक्सेलरेशन क्या होगा मेरे बच्चों? वो क्या होगा? कम होता चलेगा। एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा बेटा, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपन में चेंज ऑफ टाइम होता है। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन होता है। क्या जी? वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखना है, वेग में परिवर्तन हो जाएगा जैसे ही ऊपर की तरफ जाती है, तो वेग जो होगा वो कम हो जाएगा। तो बात है उसका क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मतलब नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं भाई। कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा। भाई कुल टोटल एनर्जी पूछ रहा है। बढ़ती है स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो, घटती है नियत रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो स्वतंत्र रूप से गिरती कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कुल ऊर्जा होती है वो कैसी रहती है भैया? कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं नियत रहने की संभावना में होती है, पर नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है भाई। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है भाई संपीड़न कमानी, संपीड़न कमानी द्वारा संचित, मतलब संपीड़न कमानी हम कह सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा खिंची हुई स्प्रिंग। ये खिंची हुई स्प्रिंग जो होती है, स्प्रिंग होती है ना, खिंची हुई स्प्रिंग की कह रहा है भाई उसमें कौन सी एनर्जी होती है? ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, पर स्थिज ऊर्जा। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला जाता है इसको? बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, इसको साउंड एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं मेरा बच्चा हीट एनर्जी। तो ध्यान रखना है, संपीड़ित कमानी या फिर खिंची हुई शिफ्टिंग जो होती है, कौन सी एनर्जी होती है? स्थिर ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी होती है। राइट आंसर जो होगा डी बनेगा,
पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, mgh इसका भाई क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना है। तो आपको समझ में आया होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला की बात मैं करता हूँ, फिर एक बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, ठीक है। m का मतलब होता है मास, g का मतलब ग्रेविटी, h का मतलब हाइट। यहाँ पर मास, यहाँ पर v का मतलब वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होगी वो कैसी होगी भाई, कैसी होगी न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। आपका मास होगा न्यूक्लियस का, कम होगा अधिक होगा, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक या कभी उसके परमाणु क्रमांक से क्या होगा, तो बराबर हो सकता है। तो इनमें से कुछ जल्दी से बताइए, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो होगी कितनी होगी, आपको पता है भाई। केंद्रक जो होता है, केंद्र में कौन कौन से होते हैं बेटा, प्रोटॉन होता है, प्लस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। भैया वो क्या हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जब एटॉमिक नंबर कम होगा तो बात है भैया, आपका क्या होगा, परमाणु क्रमांक जो होगा कम है, इसका मतलब उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। घट भी सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने कहता है, निम्नलिखित में आर्गन का प्रतीक, भाई आर्गन जो होती है, आर्गन गैस है, इस आर्गन गैस का भैया आपको बताना है प्रतीक जो होता है, सिंबल क्या होता है, Cl होता है, Al होता है, Ar होता है, फिर Ra होता है। बच्चों ध्यान रखना है, आर्गन का प्रतीक क्या होता है, Ar होता है, Cl क्लोरीन होता है, Al का एल्यूमिनियम होता है, और R का एक आपको बताइए Ra का किसका सिंबल होता है, Ra। चलिए ध्यान रखना है, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन था, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है भाई किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा, ये अम्लीय वर्षा आ रही है बेटा, ध्यान रखना, अम्लीय वर्षा का क्वेश्चन आता है ऐसा, एसिड रेन। एसिड रेन जो होती है भाई, एसिड रेन कब होती है, तो बारिश के अंदर, पानी के अंदर, जब आपकी दो गैसेस मिलती है, कौन सा, एक तो होता है SO2 और एक होता है NO2, बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से क्या होती है, एसिड रेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा मोनोऑक्साइड भी नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है। राइट आंसर जहां तक होगा ये बनेगा, क्या होता है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड है, तो यहाँ पर इस लिखा हुआ है इसको N2, हंसाने वाली गैस कह सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती हैं, दोनों एसिड रेन कराती हैं। और इसी एसिड रेन की वजह से बेटा जो आगरा का ताजमहल था, उसका भैया जो रंग था वो कैसा होने लगा था, पीला होने लगा था। के पास की जो इंडस्ट्रियल एरिया था उसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर भाई आपके सामने 10, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे हल्की धातु है, भाई सबसे हल्की धातु बतानी है, पारा होता है, चांदी होती है, लिथियम होती है, या फिर सीसा होता है। सबसे लाइट वेट मेटल कह रहा है भाई, ठीक है, तो सब मेटल की बात कर रहा है, ऐसी कौन सी मेटल है जो सबसे हल्की होती है, तो ध्यान रखना वो होता है आपका लिथियम, सबसे हल्की होती है मेरे को, लिथियम जो होता है सबसे हल्की होती है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, परमाणु क्रमांक की मैं बात करूं, एटम की मैं बात करता हूं, परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। और यदि यहाँ पर आ जाता है भारी धातु की बात करता है, भारी, तो वो क्या होता है आपका, भारी धातु की मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों यम क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, परमाणु क्रमांक बात करता हूँ, परमाणु क्रमांक जो होता है आपका 76 होता है, क्या जी। ओस्मियम सबसे भारी धातु है, और भैया लिथियम जो होता है ये सबसे हल्की धातु होती है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो दक्षिणा के चैनल को सब लाइक शेयर जरूर करते रहें और बढ़ते रहें, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाएं। चलिए चलिए मेरे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए। जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चा, आपका कब एग्जाम होगा, जुलाई में बेटा, आपको पता है 7 जुलाई का आपका एग्जाम है, तो सभी बच्चे अच्छे से मेहनत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन धातु सर्वाधिक भारी है, भाई भारी धातु पूछ रहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, या सीसा है, जल्दी से बताइए कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ये ध्यान रखना, वो क्या होता है मेरे बच्चा, सीसा जो होता है सबसे भारी धातु की, इनके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, तो ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह जिसमें कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं, तो क्या बोलते हैं भाई साहब, तो एनलिडा समूह बोला जाता है, या उसको प्लेटी हेलमिन्स बोला जाता है, एस्केलेमिन्स बोला जाता है, फिर ऑर्थोपोडा वर्ग बोला जाता है। कीड़े मकोड़े जिसके अंदर आते हैं, बताइए मेरे बच्चों क्या राइट आंसर होगा, देखते हैं सही बच्चों का जवाब आ रहा है। आपको पता है मेरे बच्चा, भैया क्या होता है, ऑर्थोपोडा जो वर्ग होता है
ये आपके कीड़े मकोड़ों का सबसे बड़ा वर्ग होता है। कौन सा? ऑर्थोपोडा वर्ग होता है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई। क्वेश्चन आता है कि काप्रा हिरकस, काप्रा हिरकस का वैज्ञानिक नाम क्या है? काप्रा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का है, गाय का है, घोड़ा का है, या फिर बकरी का है? जल्दी से बताइए। जैसे कि मैं कह देता हूँ भाई, गाय का क्या होता है मेरे बच्चों? बॉस इंडिकस होता है ना, बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है? बॉस इंडिकस गाय का नाम है। तो बताइए किसका नाम है काप्रा हिरकस जो होता है मेरे बच्चों? किसका होता है? भेड़ का। भैया क्या होगा? 13 का राइट आंसर बनेगा बेटा भेड़। भेड़ का जो साइंटिफिक नेम होता है वो काप्रा हिरकस होता है। जैसे आपसे पूछने लगे भैया मक्खी का क्या होता है, मक्खी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो होता है, तो वो होता है आपका मस्का डोमेस्टिका। होता है मस्का डोमेस्टिका होता है। ये चीज़ आपको याद करनी है। जैसे कि लॉजिक भी है, मस्का मार देना है, मस्का मार देना मक्खी को, डोमेस्टिक घरेलू मक्खी को। जैसे आपसे कहने लगता है भाई, आपसे मनुष्य का साइंटिफिक नाम पूछने लगे, क्या होता है मेरे दोस्तों? सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। ध्यान रखिए, होमोसेपियंस का होता है मेरे बच्चों, मनुष्य का होता है। जैसे कह देता है मेंढक का आपका वैज्ञानिक नाम क्या होता है मेंढक का? या वो होता है राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना जो होता है मेरे बच्चों का होता है मेंढक का होता है। राना टेटर करता है मेंढक जो होता है। ठीक है, कुछ लॉजिक्स हैं, बहुत सारे हैं। बॉस इंडिकस गाय का होता है, मैग्नीफेरा इंडिका बेटा आम का होता है, पीसम सैटिवम जो होता है बेटा किसका होता है? मटर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कोशिका का आकार मापा जाता है बेटा। देखिए कोशिका जो होती है सेल, और सेल जो होती है सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई की मैं बात करूं, शरीर की सबसे छोटी है, क्या होती है? वो भाई आपकी सेल होती है, शरीर की सबसे छोटी इकाई। कह सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, या फिर एनिमल्स हम कह सकते हैं, या फिर प्लांट्स कह सकते हैं। मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है, या फिर माइक्रोमीटर है? बस जल्दी से बताइए, कोशिका का आकार जो होता है वो किस में मापा जाता है मेरे बच्चों? बताइए बच्चा, क्या राइट आंसर होगा? बताएं। चलिए बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोन जो होता है, क्या होता है? कोशिका का सेल का साइज मापा जाता है किससे? माइक्रोन से मापा जाता है, ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन पर आपके सामने है 15। लोहे का अंश सबसे अधिक किस में होता है? हम कह सकते हैं आयरन जो होता है, लोहा जो होता है, आयरन सबसे ज्यादा किस में पाया जाएगा? सबसे ज्यादा, वह सबसे ज्यादा उपस्थित होता है। सबसे ज्यादा लोहा किस में उपस्थित होता है मेरे बच्चों? वो आपका सेम में, अंडे में, हरी सब्जियों में, फिर दूध। बच्चा राइट आंसर होगा हरी सब्जियां जो होती है, जितनी भी आपकी हरी सब्जियां होंगी, जैसे कि पालक बोल, आप पालक कह दो, मेथी कह दो, ठीक है जी, जितनी आपकी हरी सब्जियां होती हैं सभी के अंदर क्या होता है आपका? आयरन होता है। इसका मतलब लोहा होता है, कह सकते हैं Fe, ये सारे क्या होते हैं मेरे बच्चा? मिनरल्स का काम करते हैं, आयरन वगैरह होते हैं। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या होता है मेरे बच्चों? वह होता है लोहे की कमी से रोग होता है। यदि मैं आयरन की कमी में बात करूं तो रोग होता है एनीमिया। वह एनीमिया डिसीज जो होती है, ये आपकी किसकी वजह से होती है? लोहे की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है भाई? मेल बनाना है, कौन सा सुमेलित नहीं होता है? बैरोमीटर जो होता है दाब को मापता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन, बता इंजन के अंदर जो दहन होता है, पेट्रोल डीजल जलता है, उसके अंदर कार्बोरेटर होता है ना। और कार्डियोग्राफ जो होता है हृदय गति को बिल्कुल मापता है। सिस्मोमीटर जो होता है ये पृष्ठ तल की वक्रता, ये बात गलत होती है। जो होता है बेटा भूकंप के लिए यूज होता है, के लिए, भूकंप के लिए। वैसे ग्राफ होता है, एक रिक्टर स्केल होता है, परंतु ये कह रहा है भूकंप के लिए होता है। इसका राइट आंसर जो डी राइट आंसर होगा। ये बात गलत होती है, पृष्ठीय तल का वक्रता नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कोशिका विभाजन प्रक्रिया की खोज किसने करी? भाई कोशिका विभाजन, का विभाजन यदि किया गया तो खोजकर्ता कौन है भाई? आपके रॉबर्ट ब्राउन है, मेंडल है, फिर चाउ है, या फिर हॉफमैन है? राइट आंसर बताइए भाई, क्या राइट आंसर होगा? तो कोशिका विभाजन प्रक्रिया की मैं बात करता, देखो यदि मैं बात करता रॉबर्ट हुक की, यहाँ पर हुक होता, रॉबर्ट हुक हो, रॉबर्ट हुक होता भैया के खोज करता है, के करता, समझना भाई।
रॉबर्ट हुक होता है खोज करता है, इसको कह देते हैं, और डेड सेल का, मृत कोशिका का। मेंडल किसके कहे जाते हैं भाई? अनुवांशिकी करता है, किसके हैं? अनुवांशिकी कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं भाई आपके मेंडल। इसका राइट आंसर जो बिरचाऊ होगा, उसका विभाजन प्रक्रिया के बारे में उन्होंने बताया था। परंतु यदि सेल थ्योरी की मैं बात करूं, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का सिद्धांत की यदि बात करते हैं, फिर दोस्तों का सिद्धांत के बारे में बताया था स्लाइडन, स्लाइडन और स्वान, व्यक्ति हुए स्लाइडन और स्वान, इनको कहा जाता है सेल थ्योरी के पितामह। ठीक है मेरे दोस्तों, राइट आंसर होगा विरचाऊ जो है कोशिका विभाजन प्रक्रिया के खोज करने वाले थे। कौन मेरे बच्चों? विरचाऊ कहे जाते हैं। चलिए, बहुत शानदार, गजब राइट आंसर है भाई आपका। चलते रहिए जो मेरे बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरुदत्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बढ़ते रहे आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस वैज्ञानिक ने सबसे ज्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया? पेटेंट का मतलब है एक परमानेंट, एक हम कह सकते हैं भाई साहब एक पट्टे टाइप में हम कह सकते हैं, या फिर एक वैल्यू जो बनाने वाला था। पेटेंट सबसे ज्यादा जो लिया था, एडिसन ने, फ्रैंकलिन ने, ग्राम बेल ने, या फिर मैडम क्यूरी? इसने सबसे ज्यादा, कौन सा वैज्ञानिक था सबसे ज्यादा जिन्होंने पेटेंट लिया था? तो ध्यान रखना, पेटेंट लेने जो व्यक्ति थे उसका नाम था एडिसन। शायद ये वही एडिसन है जो विद्युत बल्ब के, एल्वा एडिसन है जो, ठीक है, शायद वही है, एल्वा एडिसन है। ये एल्वा एडिसन जो कहे जाते हैं, किसके कहे जाते हैं भैया? बल्ब के खोजकर्ता भी कहे जाते हैं। तो बल्ब के खोजकर्ता कहे जाते हैं कौन? आपका एल्वा एडिसन कहे जाते हैं भाई, ध्यान रखना है। चलिए भैया, ग्राम बेल जो है भैया, ये किसके हैं? आपके टेलीफोन करता कहे जाते हैं, टेलीफोन ग्राम बेल हैं। और भैया आपके जो कहे जाते हैं मैडम क्यूरी, ये रेडियम की खोजकर्ता हम कह सकते हैं, या रेडियो सक्रियता की खोजकर्ता कही जाती हैं आपके मैडम क्यूरी। राइट आंसर होगा भाई ए, राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा जो पेटेंट लिया था वो एक वैज्ञानिक थे जिनका एडिशन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, कहता है विस्कोमीटर यंत्र से नापा जाता है, विस्कोमीटर से क्या मापा जाता है? हवाई जहाज की चाल की वृद्धि, सूर्य की किरणों की तीव्रता, द्रव्यों की श्यानता, या फिर दूर स्थानों पर होने वाली भौतिक घटनाएं? राइट आंसर होगा विस्कोसिटी। हम कह सकते हैं तो विस्कोसिटी श्यानता ही होती है। ध्यान रखना, द्रव्यों की श्यानता के बारे में बताता है। श्यानता इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, हिंदी में बोलते हैं श्यानता। द्रव्यों की श्यानता के बारे में जो बताता है विस्कोमीटर यंत्र हो। चलिए भाई, शानदार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या है? भार का जो आपका होता है, वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डाइन? तो ध्यान रखना है, भार का एसआई मात्रक जो होता है टन ही होता है। किलोग्राम जो होता है मेरे बच्चों होता है आपका, किलोग्राम जो होता है ये मास का होता है, मास मतलब मान का, ठीक है, जो मान का होता है। ऐसे न्यूटन का बल का भी होता है, फोर्स होता है। ग्राम जो होता है मेरे बच्चों, ग्राम, ग्राम भैया आपको कौन सी पद्धति थी? सीजीएस पद्धति में आता है ग्राम। और डाइन जो होता है मेरे बच्चों, क्या आप बताएंगे भैया? एफपीएस या सीजीएस पद्धति? एसआई यूनिट कहलाती है भाई, ऐसा नहीं सॉरी, कहलाती है, बल्कि यूनिट कहलाती है कौन सी बेटा? डाइन। परंतु ध्यान ध्यान रखना, डाइन जो आता है वो सीजीएस पद्धति में आएगा, या फिर आपका एफपीएस पद्धति में आएगा। तीन पद्धतियाँ चलती थी, सीजीएस, एफपीएस और एक और थी एमकेएस। क्या नाम था? एमकेएस। तो बताइए भैया, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है फोर्स की वैल्यू, या फिर आप क्या होता है एफपीएस पद्धति में होती है फोर्स की वैल्यू डाइन। चलिए, क्वेश्चन नंबर आगे है, कहता है भाई 21 एक क्यूसेक जल लगभग के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? 28.317 लीटर पर सेकंड, 28.317 लीटर पर मिनट। ये होगा, ये होगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? 28.317 जो होता है लीटर पर सेकंड जो होता है, एक क्यूसेक जल जो बराबर होता है, कितना होता है? 28.317 या फिर 317 होता है लीटर पर सेकंड। चलिए, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। चलिए, जय हिंद मेरे दोस्तों, चलते रहिए आगे तरफ इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किस इकाई है? समय की, दूरी की, गति की, या त्वरण की? ध्यान रखना भाई, लाइट ईयर। और लाइट ईयर जो होता है ये लंबी दूरी मेजर करने का काम करता है। यहाँ से मतलब कि हम कह सकते हैं सूर्य, तारे, चंद्र, यहाँ से दूरी तय करनी है। ये किससे करेंगे भाई? आपके लाइट ईयर से करेंगे। ये करता है डिस्टेंस को मेजर करती है। क्या करती है? डिस्टेंस को मेजर करने का काम करती है। ध्यान रखना भाई, इसका राइट आंसर होगा डिस्टेंस को मेजर करती है। डिस्टेंस को मेजर करने का जो काम करता है वो कौन करता है? प्रकाश वर्ष होता है। इससे बड़ी दूरी जो होती है, दूरी को तय करने वाली वो होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक होती है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता है गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच में, वेग और समय के बीच में, स्थिति और वेग के बीच में, वेग और त्वरण के बीच में। राइट आंसर बताइए भाई, क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब क्या है? चलिए, ध्यान रखना है। तो गति का पहला समीकरण जो किसके दर्शाता है? स्थिति और वेग के बीच में दर्शाता है। गति का पहला नियम आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, v प्लस at होता है। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, बल का सूत्र न्यूटन की गति के किस नियम से मिलता है भाई? बल का जो सूत्र होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन के किस नियम से मिलता है भाई? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये किस गति से नियम से मिलता है? फोर्स बराबर एम, या बल बराबर द्रव्यमान ये किससे मिलता है? प्रथम नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से? अब नहीं, ध्यान रखना भैया। दूसरे नियम से मिलता है आपका फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। का दूसरा पहला नियम था बेटा जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और थर्ड जो था वो था आपका एक्स रिएक्शन। राइट आंसर बनेगा मेरे बच्चों, बी राइट आंसर बनेगा इसका। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरुदत्त के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करते रहें और बढ़ते रहे इसी प्रकार आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर देते हैं, गतिज ऊर्जा, यह काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी, है हाफ एम वी। इसकी वी को दोगुना करा रहा है, पहले ऑलरेडी एक का गुना है। मान के चलिए वी की वेलोसिटी आप 2 कर दें, ये कितना हो जाएगा भैया? क्या वी है वहाँ पर 2 लिखे हैं, 2 क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा मेरे? 4 चौगुनी हो जाएगी। राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। यदि किसी गुना कर दिया जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी 4 गुना हो जाती। बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए मेरे बच्चा आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए भाई, बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या होती है, बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? वो 5 होती है, 4 होती है, 6 होती है, फिर 8 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देख लीजिए मेरा कितने नंबर पर आता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक की मैं बात करता हूँ। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो कितना होता है भैया? बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब सीधी बात आपको पता होगा, जब परमाणु क्रमांक कितना है, ये परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है भैया। इलेक्ट्रॉन भी 4 होंगे, 4 होंगे। प्रोटॉन भी राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत शानदार। किस नाम से? चलिए, बेरिलियम प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये कितना होता है? 4। क्वेश्चन नंबर 27, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुत बहु बहुलक स्रोत है भाई। मतलब कि मानव के पोषण के लिए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहने का मतलब है कौन सा एसिड जो होता है टमाटर के अंदर होता है? तो आपका मेथेनोइक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। तो बच्चा जवाब जो होगा होगा ऑक्जेलिक एसिड जो होता है। क्या होता है भाई? ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, याद करने का तरीका, जेली जो होती है किसके अंदर होती है? ऑक्जेलिक, हम उसको बोलते हैं ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वो टमाटर के अंदर होता है। तो जेली याद रख लो, जेली किससे बनती है? जेली जो बनती है वो किससे बनती है? टमाटर से। याद करने का तरीका है। मैथनिक एसिड जो होता है बिच्छू के डंक हम कह सकते हैं। सिट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे पदार्थों में, खट्टे जो फल होते हैं, खट्टे फल, जैसे कि मैं कह सकता हूँ नींबू, संतरा, किन्नू में। एसिटिक एसिड जो होता है मेरे बच्चा वो होता है अचार में, प्लस में किसमें होता है आपका? अचार और सिरके के अंदर होता है। कौन सा आपका? एसिटिक एसिड होता है। तो राइट आंसर बनेगा भाई, टमाटर के अंदर कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। यही ऑक्जेलिक एसिड है। जब भी कपड़े पर किसका भैया काई का धब्बा लग जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड के माध्यम से उसको हटाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 28, स्वर्णकारों द्वारा उपयोग में आने वाला एक्वारीजिया, एक्वारीजिया जो होता है, एक्वारीजिया को बोलते हैं भैया हम अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज हिंदी में बोलते हैं। ये मिक्सअप होता है मेरे बच्चों HCl प्लस HNO3, हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस में नाइट्रिक अम्ल। और इसका रेशियो होता है 3 और इसका होता है 1। देख लीजिए भाई, नाइट्रिक अम्ल प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल प्लस हाइड्रोजन अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन अम्ल, सिट्रिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल। है ही नहीं भाई, ना ये है ना? क्या होगा मेरे बच्चों? नाइट्रिक अम्ल
प्लस में हाइड्रोजन अम्ल हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन अम्ल हो गया, और HNO3 क्या होगा मेरे बच्चों, नाइट्रिक अम्ल होगा, ध्यान रखना है। नाइट्रिक अम्ल क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड, क्या जी, इसको नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, हाइड्रोक्लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई नेक्स्ट क्या कहता है, कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैलोमल का रासायनिक सूत्र भाई KSO4 HgCl2 CaSO4 हाफ H2O या फिर HgCl2, बताइए 29 का जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। देखते हैं बच्चों का क्या जवाब आ रहा है। बिल्कुल मेरे बच्चों का जवाब भी आ चुका है, Hg2Cl2, मतलब कि इसमें क्या होता है, मरकरी प्लस में क्लोरीन वगैरह जो होती है मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। चलिए बहुत शानदार, जवाब है किसका, Hg2Cl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। लाल सीसा, रेड जो आपका लेड होता है, तो फॉर्मूला होता है PbO3O4 O3 या फिर PbO2 होता है। बताइए भाई लाल शीशे का सूत्र क्या होता है, Pb3O4 जो होता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, 30 का बी राइट आंसर होगा। चलिए बहुत शानदार, 30 का आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, बी, बी राइट आंसर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाई, 31 का है, भारी जल का अनुसूत्र, भारी जल को बोलते हैं हैवी, हैवी वाटर क्या बोलते हैं, हैवी वाटर का भाई अनुभार पूछ रहा है, 20 होता है, 18 होता है, 40 होता है, फिर 34 होता है मेरे बच्चों। हैवी जल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे बच्चों D2O, हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भाई, ध्यान रखना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। बच्चा इसमें हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक यूज होगा, सीधी सी बात है, इसमें हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक है D2O है, ये ध्यान रखना, 1H1 होगा, बात है इसमें। फिर बच्चा पहले ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना होता है 8, और मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो 1, समस्थानिक कितना है 2, मेरे बच्चा कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए इसमें कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक है दूसरा, तो 2 होगा 1H1, और ये कितना होता है 2 होता है, कितना 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 20 राइट आंसर होगा। तो बच्चा क्या होगा, भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है मेरे 20 होता है, क्योंकि आपको पता है ड्यूटेरियम जो होता है वो होता है 1H2, कितना है 1H2 होता है भाई, ध्यान रखना है 1H2 होता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ड्यूटेरियम ट्राइटियम, समस्थानिक भारी जल में यूज होता है। तो कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि 1 का 2 हो गया, और ये कितने 2, तो कितना होगा 4, और 8 दूनी 16, तो 16 और 4 20, यही भार पूछ रखा, अनुभार कहते हैं इसको, ऊपर वाला जो भार होता है अनुभार होता है। चलिए या मास कह सकते हैं आप, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अरे प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसको हम बोलते हैं भैया फोटो सिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बेटा, एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, एक उदासीन प्रक्रम है, या फिर एक ताप स्थितिक प्रक्रम है। राइट आंसर होगा भाई ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। उसमें बेटा हीट की या सनलाइट की अवस्था होती है, यह CO2 होता है, प्लस में क्या होता है जल लिया जाता है, प्लस में क्या होता है सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, भैया ऊष्मा शोषी है। और क्या होता है क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये अपना भोजन बनाता है किस तौर पर, C6H12O के तौर पर, ठीक है जी, प्लस में और प्लस में बनाते हैं H2O। तो देख लीजिए यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जा रहा है लाइट को, सनलाइट, सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 33, लोहे के चूर्ण एवं बालू के एक मिश्रण को अलग किया जाता है, मतलब कहना चाह रहा है भैया, भैया मिट्टी में बालू में लगा लो, मिट्टी में उसमें क्या मिला रखा है, मिट्टी में मिला रखा है भैया किसके कण, उसके लोहे के कण, वह है लोहा का कण मिला रखा है, तो कैसे अलग करेंगे भाई इसको, गर्म कर करके, नहीं भैया नहीं कर सकते हैं, उर्ध्वपात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सॉलिड है, हाथों से चुनकर, हाथों से कहाँ तक चुनेंगे, या चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, बात है भैया, आप क्या कर सकते हो, चुंबक लेकर आओ, और जैसे चुंबक को उसको रेत के ऊपर डालते हो तो
लोहे के कण चुंबक में चिपक जाएंगे तो क्या होगा, चुंबक का और रेत का जो मिश्रण होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि अब पृथक्करण विधि के माध्यम से। वीडियो अच्छी लग रही है गुरुदक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें और बढ़ते रहें आगे तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भाई, दहन एक प्रक्रम है। दहन जो होता है इसमें होता क्या है, ताप उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है जब कोई चीज जलती है ना, और ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सभी को पता होगा, जब कुछ जलती है तो ताप भी देती है, प्लस में क्या आती है, लाइट भी देती है। या आप मान के चलो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में आपने आग जला रखी है तो दहन कर रखा है, लकड़ी जला रखी है कुछ भी, तो आपको क्या दे रही है, ताप भी दे रही है, प्लस में क्या दे रही है, जला भी देती है, तो क्या देती है, प्रकाश भी देती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कपूर का आसानी से शोधन किया जाता है। कपूर यदि मान के चलो आपने मिट्टी में से मान लो शोधन किया जाता है, मिट्टी के अंदर आपने कपूर मिला दिया, तो कपूर कैस किस विधि द्वारा किया जाएगा, तो वो विधि होती है उत्पादन, आसवन, क्रिस्टलन या फिर अपसाधन विधि होती है। अब उत्पादन विधि सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस का क्या है, इसमें कोई वस्तु जो होती है सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती है भैया गैस के अंदर है, सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब ठोस से कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें गैस के अंदर कन्वर्ट, ध्यान रखना है। क्या आपका कौन सा पातन विधि देखा होगा, कपूर गोली आप संदूक डाल देते हो कीड़े वेड़े के लिए, क्या होता है कुछ समय बाद वो गोली पाती नहीं है, तो क्या होगा, सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गई, गैस में कन्वर्ट हो गई, उर्ध्वपातन विधि। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कहता है कि सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है। सबसे ज्यादा आघातवर्धकता का मतलब होता है जिसकी मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, पतली पतली चादर बनाई जाती हो। चांदी है, एल्यूमिनियम है, लोहा है या फिर सोडियम है, बताइए इनके अकॉर्डिंग क्या होगा। तो भैया यदि वैसे सबसे ज्यादा बात मत करूं तो सोने की होती है आघातवर्धकता, यहाँ पर राइट आंसर होगा चांदी। सिल्वर होता है, सबसे अच्छी आघातवर्धकता होगी किसकी, सिल्वर की होती है। और ये विद्युत की चालक भी होती है, सबसे अच्छी विद्युत चालक है। विद्युत का चालक जो धातु है सबसे अच्छी जिसमें जाती है होता है भाई आपकी चांदी होती है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है आपका, सिल्वर या चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है। कॉकरोच है, घोंघा है, केंचुआ है, स्टारफिश है, बताइए भैया। मोलस्क का प्रजाति से संबंध रखता है मेरे बच्चों, राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल भैया, जो घोंघा होता है ना, जो आपका शंख वंख बनाता है वही घोंघा होता है। ये किस प्रजाति से संबंध रखता है, मोलस्क प्रजाति से परिवार से संबंध रखता है घोंघा जो होता है। राइट आंसर होगा मेरे बच्चों, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, जाति होती है, नस्ल होती है, परिवार होता है, क्रम। जब वर्गीकरण किया जाता है किस आधार भैया, नस्ल के आधार पर किया जाता है ना। ऐसे कुत्ते की कई सारी नस्ल होती हैं, बिल्ली की कई सारी नस्ल होती हैं, है ना, या हम कह सकते हैं भैंस की बहुत सारी नस्ल होती है, गाय की बहुत सारी नस्ल होती है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण जो किया। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, रक्त का कौन सा अवयव ऑक्सीजन का परिवहन करता है। O2 का, O2 एंड CO का ट्रांसपोर्ट है ना, लाना ले जाना, लाना ले जाना, परिवहन का मतलब लाना ले जाना कौन करता है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पोस्केल्स, या RBC रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स, या प्लेटलेट्स। तो ध्यान रखना भैया, O2 CO2 को जो लाना ले जाना करती है वो RBC रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स होती हैं। क्या होती हैं, रेड रेड ब्लड रेड ब्लड कॉर्पोस्केल्स, क्या नाम है, खाऊंगो। चलिए मेरे बच्चे बहुत शानदार, भैया राइट आंसर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भाई, पद अर्ध पारगम में इसके लिए उपयोग होता है। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है सेमी परमेबल, सेमी परमेबल, सेमी परमेबल। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों राइट आंसर क्या होगा। अर्ध पारगम्य जो होता है वो कौन सा होता है बच्चा, तो ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली जो होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्धपारगम्य होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है मेरे बच्चों ये होती है पारगम्य, परमेबल, परमेबल होती है ना,
जिसमें से सब कुछ आर पार हो जाए परमिएबल होती है, और जिसमें से आधा पर्दा कुछ निकल जाए उसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल। राइट आंसर जो होगा मेरे बच्चों बी राइट आंसर होगा। चलिए बहुत शानदार। जवाब क्या होगा मेरे बच्चा 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए भाई, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा विटामिन बी का समुदाय है भाई? विटामिन बी का समुदाय बताना भाई, ध्यान रखना है। ये विटामिन होती है कौन कौन सा? B1 होता है, एक B2 होता है, B3 होता है, 5 होता है, B6, B7, ठीक है जी, B9 और 11 होती है, और एक होता है B12। राइट आंसर बताइए भैया। ये देखिए इसका थायमिन होता है, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटाथोनिकल, पायरोक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन, इनका वैज्ञानिक नाम होता है। यहाँ देखिए थायमिन, राइबोफ्लोविन, बायोटिन, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का नाम होता है, ये तो बात गलत हो गया। उसके बाद थायमिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल, ये रेटिनॉल ए का होता है विटामिन ए का, ये भी गलत है। थायमिन, बायोटिन, पायरोक्सिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है बेटा ये तो किसका होता है? विटामिन सी का होता है, ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर यही बचेगा भाई। देखियो थायमिन पहला है, राइबोफ्लोविन कौन सा है? दूसरा। बायोटिन जो है भैया वो कौन सा है? आपका 7 है। और निकोटिन जो है ये भी इसके अंदर आता है। तो ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 41 का डी राइट आंसर होगा। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। प्रत्येक दिन ऐसे आपके लिए क्लासेस ला रहे हैं और आगे लाते रहेंगे। विटामिन डी का स्रोत, विटामिन डी का स्रोत किससे मिलता है? विटामिन डी नींबू से, सूर्य किरणों से, संतरा से, या फिर आपका काजू से। सभी को पता है विटामिन डी जो मिलता है सूर्य के प्रकाश, या मॉर्निंग जो आपका क्या होता है, मॉर्निंग जो लाइट होती है, मॉर्निंग लाइट से क्या मिलता है? आपका विटामिन डी मिलता है, ठीक है जी। और दूध से मिलता है विटामिन डी, ध्यान रखना है। मछली के जिगर के ऑयल से मिलता है। चलिए संतरा से क्या मिलेगा? संतरा से, नींबू से आपको विटामिन सी मिलेगा। चलिए काजू से क्या मिलेगा बेटा? आपको प्रोटीन मिलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भैया। चलिए तो बहुत शानदार तरीके से आपने चीज़ें समझी होंगी मेरे बच्चा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और सभी बच्चे प्रत्येक दिन इसी समय आप जुड़िए, आपके लिए प्रत्येक दिन सीटेट साइंस पेपर 2 का लेकर आते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।